गुड इवनिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही होगी। प्रॉपर कंसेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे। कोई भी कंसेप्ट में कभी भी डाउट लगे, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट करें या फिर टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाए। और टेलीग्राम में मेक श्योर एजुकेशन करके चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। अपने कंसर्न वहाँ पे डाल दीजिए। आपको आपको क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट को करना है, क्या नहीं करना है, जो भी डिस्कशन करना होगा आप टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज डालिए और फिर वहाँ से हम लोग कर लेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, कभी भी इस लेक्चर को देखिए बस प्रैक्टिस के हिसाब से आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए, करना है हमें। तो क्या होगा ना कि आप क्वेश्चन देखोगे तो सीधा दिमाग में फोकस होगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आपको दिमाग में क्लिक करेगा। प्रैक्टिस इसीलिए होता है कि दिमाग में क्वेश्चन अटैक करे और वो सीधा तुरंत उसको कर पाए। तो चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले क्लास में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने में 149 क्वेश्चन पे एक डॉट रह गया था जिसका आंसर मैच नहीं किया था। ये दे रखा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है मटेरियल का, E इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस ऑफ ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E इक्वल टू 2G दे रखा था। और पॉइजन्स रेशियो पूछा हुआ है, तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया था 3K माइनस 2G बाई 6K प्लस 2G। ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने। यहाँ पे रख दिया था कितना, 3 दूना 6 में से 2 किया तो 4G, और डिवाइड बाय 6 दूना 12 प्लस 2 14G 14G। जबकि ये आया था 2/7 और हमने बोला था कि ये आंसर गलत है। लेकिन हमने यहाँ क्या रखा, बल्क मॉडुलस के जगह पे यंग्स मॉडुलस को रख दिया है, लेकिन यंग्स मॉडुलस तो दे नहीं रखा है। तो ये क्वेश्चन अगर ये बल्क मॉडुलस दे रखा होता, अगर इंस्टेड ऑफ इसके दे रखा था, अगर इंस्टेड ऑफ इसके दे रखा बल्क मॉडुलस दे रखा था, तब तो ये क्वेश्चन सही था। ये कंसेप्ट आपको, ये चलिए गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता चल गया। अगर ये बल्क मॉडुलस इक्वल टू 2G दे रखा होता और तब आपको पॉइजन्स रेशियो पूछ रखा होता, तब इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, तब ये क्वेश्चन करना सही था। लेकिन अभी अगर इसको हिसाब से अगर ये करे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर क्या है। प्रॉपर दे रखा है E इक्वल टू 2G दे रखा है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिक यंग पॉइजन्स रेशियो आपको पूछ रखा है। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, 2G 1 प्लस म्यू होता है, 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो होता है। चलिए E इक्वल टू 2G दे रखा है, तो इसको इसको वैल्यू रख दिए 2G, और 2G इंटू 1 प्लस म्यू रखिए। 2G से 2G कट गया तो क्या बच गया, 1 इक्वल टू 1 प्लस म्यू बच गया। ठीक, तो ये म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 2G 1 प्लस म्यू हो गया। तो 1 प्लस म्यू, हाँ म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 1 में से 1 गया तो 0, में से 1 गया तो 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ये वाला फार्मूला जो है आप याद रखेंगे, इस फार्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर आ गया आपका क्या, 0। आपका मैच किया 0। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 51 से स्टार्ट करेंगे। 151 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल कंप्रेसिव फोर्स, प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज। देखिए प्लास्टिक कंप्रेशन बोल रहा है। अगर अगर सपोज दैट अगर ये एक मटेरियल है आपके पास, क्या है, एक मटेरियल है और इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो बोल रहा है प्लास्टिक रिस्पॉन्स के लिए, प्लास्टिक रिस्पॉन्स में क्या होगा। अब देखिए कि एक कंसेप्ट देखे होंगे कि मटेरियल टू डिफॉर्म, प्लास्टिक रिस्पॉन्स मतलब डिफॉर्म होगा। तो क्या होता है कि मटेरियल डिफॉर्म अंडर, मटेरियल डिफॉर्म अंडर, डिफॉर्म अंडर कंप्रेशन लोड, डिफॉर्म अंडर कंप्रेशन लोड, अंडर कंप्रेशन लोड इज, या कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड malleability, ड्यू टू विच, इसके वजह से इसको इन सीट में रोल किया जाता है, इन सीट में कन्वर्ट करके, इन सीट में कन्वर्ट करके एंड रोल किया जाता है, कन्वर्ट करके रोल किया जा सकता है, इसको बोलते हैं। तो इसमें डिफॉर्मेशन कौन सा होता है, इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें सॉरी इसको अक्षर लिख देता हूँ मैं, इसमें डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
चलिए इसको लिखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द मटेरियल रिस्पॉन्स टू ऑफ द मटेरियल द कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज, इसको बोलते हैं क्या, मेल्लेबिलिटी। इसको बोलेंगे मेल्लेबिलिटी। 151 का हो गया आपका डी। चलिए 152 पे आते हैं। द कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कास्ट आयरन क्या होगा। देखिए कास्ट आयरन में जो परसेंटेज ऑफ स्टील है, परसेंटेज ऑफ स्टील है 2 से 4% होता है। और यहीं पे अगर माइल्ड स्टील की बात करें, माइल्ड स्टील में परसेंटेज होता है लेस देन इक्वल टू 0.3%। लेस देन इक्वल टू 0.3% परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जितना ज़्यादा कार्बन होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज कार्बन बढ़ा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ में कौन सा, यील्ड भी बढ़ेगा, यील्ड भी बढ़ेगा और अल्टीमेट भी बढ़ेगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा, इसका हार्डनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ हार्डनेस। और ब्रिटलनेस क्या होगा, ब्रिटलनेस क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखने की बात क्या है कि डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर हम परसेंटेज, अगर एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। और ब्रिटल मटेरियल होगा तो इसमें क्या होगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपके अनुसार से आंसर क्या है आप मैसेज करिए, ठीक है। तो देखिए ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये ब्रिटल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल बना रहा है। ब्रिटल मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है लेस देन इक्वल टू 5%, ठीक है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है ब्रिटल मटेरियल के लेस देन 5%। और डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है, अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें, डक्टाइल मटेरियल में, डक्टाइल में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, स्ट्रॉन्ग सॉरी डक्टाइल में स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होगा। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा ग्रेटर देन 5% होगा। तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है इसका 5% से ज़्यादा होगा तो इसको बोलेंगे आपको ब्रिटल मटेरियल, और इसको बोलेंगे डक्टाइल। ये हो गया। तो चलिए क्या होगा, द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सही है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये नहीं, ये डक्टाइल में होता है। लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होगा। और उसके बाद लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो पहला आपका आंसर हो गया 1 और 4, इसका आंसर हो गया क्या, 1 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 153, माइल स्टील बार बार इज इन 2 पार्ट हैविंग इक्वल लेंथ। देखिए पहले एक हम बार बनाएंगे, पहले हम एक बार बनाते हैं, शेप लेते हैं, ये यही शेप ले लेते हैं। एक हमने एक ये बार बनाया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि माइल स्टील अब, और एक चीज़ और, एक शेप और, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि क्या क्या है, ये एक बार है आपका, ठीक है, ये एक बार है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि मान लो 2 पार्ट में है, क्या है, 2 पार्ट में है। तो 2 पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट हैवी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पार्ट 1 इसको बोलते हैं पार्ट 1, पार्ट 1 इसको बोल दीजिए पार्ट 2, पार्ट 2। जब बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 इसको बोलते हैं A1, पार्ट 1 इज डबल दैट ऑफ पार्ट 2, यानी कि अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया है 2A। अगर इसका एरिया A1 नहीं मानते हैं, बाद में काटना भी पड़ेगा, तो ए इसका एरिया A है तो इसका एरिया 2 1 है। और इक्वल लेंथ है, तो बोल रखा है इक्वल लेंथ है, तो इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है, एल एल है, एल है, ठीक है। इफ द बार
कैरीज एक्सियल लोड P देन द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बोल रहा है कि अगर बार को इलोंगेट कर रहे हैं, एक्सियल फोर्स इसमें लगा रहे हैं, पर इसका बार का एक्सियल फोर्स P लगा रहे हैं, तो इसका बोल रहा है कि आप इसका हमको रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन बता दिए। इलोंगेशन इन पार्ट डेल्टा बता रहा है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 पूछ रहा है, पार्ट 1 बाय पार्ट 2 पूछ रहा है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए डिवाइड बाय पार्ट 2 के लिए भी लिखेंगे पी एल अपॉन ए लिखेंगे। चलिए अब इसको यहाँ से सॉल्व करिए। पी का पी तो सबके लिए बराबर है, पी भी बराबर है, एल भी बराबर है और ई भी बराबर है। तो चलिए क्या करते हैं, पी पी एल अपॉन ए का ए ही रहेगा, पार्ट 1 का लिख रहे हैं ए और ई। ये हो गया पहला वाला। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेल्फ पुल की वजह से डेल्टा क्या लिखते हैं, पी एल अपॉन ए ही लिखते हैं। अगर ये पुल लगा रहा है तो डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ही लिखते हैं, वही वाला यहाँ लगा है। तो ये हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 का लिखिए, पी सेम है, एल सेम है, एरिया दे रखा है 2a और लेंथ दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एल अपॉन ए इंटू टू ए ई डिवाइड बाय पी एल। तो अब क्या होगा, पी एल और पी एल कट गया और ए ई और ए ई कट गया। तो क्या हो गया, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2। ये क्या हो गया, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 है, ठीक है। डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 क्या आ गया, 2 आ गया। डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 153 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आप ऐसे ही करते चलेंगे, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मटेरियल विथ लार्ज डिफॉर्मेशन एट फेलियर। अगर डिफॉर्मेशन लार्ज होगा एट फेलियर पे तो उसको क्या बोलेंगे, इसको डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। देखिए डक्टाइल मटेरियल का अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं तो यही होता है डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये होता है डक्टाइल मटेरियल का, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ डी से लेके यील्डिंग तक। के बाद हो जाएगा डी, ई, एफ और जी। यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, तो क्या बोल रहा है, लार्ज डिफॉर्मेशन। इसका अगर हम लोड अपॉन डिफॉर्मेशन का कर्व अगर ये है तो ये डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन है, तो इसको इसका ये डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल का बनाए तो ब्रिटल मटेरियल सडन फेल कर जाता है, यहीं पे फेल कर जाता है। इसका क्या होगा, ये होता है, ये आ गया लोड और ये आ गया डिफॉर्मेशन। तो लार्ज डिफॉर्मेशन है डक्टाइल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल नहीं होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा। इलास्टिक मटेरियल वो है अगर किसी मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच किया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो अगर अपने पोजीशन को रीगेन कर ले तो उसको इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी भी हो और प्लास्टिसिटी भी हो, उसको इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपका आंसर हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 154 155 पे आते हैं। द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड पी। पहले तो कैंटिलीवर बीम बनाना है हमें, पहले कैंटिलीवर बीम बनाते हैं। कैंटिलीवर बीम बना देते हैं, चलिए ये आ गया आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है। और ये आ गया बीम, और ये हैंड से बना देते हैं, नहीं है तो हैंड से बना देते हैं। ये आपका कैंटिलीवर बीम आ गया, ठीक है। और एल है सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट पी एट इंड पे यहाँ क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है और कांस्टेंट। देन द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग पूछा है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को लिखते हैं क्या, 1/2 पी इंटू डेल्टा लिखते हैं, इलास्टिक रेंज के लिए लिखते हैं। अब इसमें रखिए, सॉरी तो दोबारा से करना पड़ेगा, ये मिट गया है। चलिए ये आपका हो गया कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये आ गया आपका कैंटिलीवर बीम। ये आपका कैंटिलीवर बीम है,
इंड पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा पी लगा हुआ है, का एल है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई है। पूछ रहा है आपको कि स्ट्रेन एनर्जी बताइए। स्ट्रेन एनर्जी बताने के लिए क्या लिखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी लिखते हैं 1/2 पी इंटू डेल्टा। 1/2 पी को क्या लिखेंगे, पी को पी ही लिखेंगे। डेल्टा इस केस में क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी का डिफ्लेक्शन, अगर इसका हम डिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये होगा, ये डिफ्लेक्शन आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन हो जाएगा पी एल क्यू ओवर 3 EI। पी एल स्क्वायर ओवर 2I थीटा होता है, पी एल स्क्वायर ओवर 2EI थीटा होता है, पी एल क्यू ओवर 3EI होता है। तो डिफ्लेक्शन की जगह पे लिख दीजिए पी एल क्यू ओवर 3EI। अब यहाँ पे अब कोई बोलेगा कि भाई पी इंटू डेल्टा, डेल्टा को तो पी एल अपन ए ही लिखते हैं, तो वो एक्सियल लोड के केस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ इंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया हुआ है, इसलिए ये डेल्टा यहाँ पे रखेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल क्यू ओवर 3×6 6EI, यहाँ पे आई भी है तो 6EI हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर मैच कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यू ओवर 6EI, पी स्क्वायर एल क्यू ओवर 6EI। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 155 का सी। ठीक है, 155 का सी। चलिए 156 पे आते हैं, 156 पे आइए। अ मेंबर व्हिच क्रॉस सेक्शन ऑफ बार ए एंड लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पी, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, देन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन पूछा है, यानी कि स्ट्रेन इन लीनियर डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पूछा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पूछा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, लीनियर स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लीनियर स्ट्रेन पूछा हुआ है। और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है और लोड पी दे रखा है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या लिखेंगे, सही है। तो स्ट्रेन पहले तो चलिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, स्ट्रेन लिखते हैं, तो हुक्स लॉ से करते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई ई इंटू ई लिखते हैं। तो स्ट्रेन पूछा है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन ई लिखेंगे लीनियर डायरेक्शन में। अगर कोई मटेरियल होगा और क्या बोल रहा है, सब्जेक्टेड टू फोर्स पी, अगर पी लग रहा है इसमें, तो बोल रहा है कि देन लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, तो लीनियर स्ट्रेन क्या, देन द लीनियर स्ट्रेन विल बी, लीनियर स्ट्रेन पूछ रहा है तो ई लीनियर क्या होगा, सिग्मा बाई ई, सिग्मा इक्वल टू पी बाय ए इंटू पी बाय ए इंटू ई। ये मिल गया आपको आंसर 156 का, 156 का आंसर जाएगा पी बाय ए इंटू ई। चलिए 157 पे आते हैं। ठीक है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी कर सकते हैं, पर लेकिन आपको ये दिया रहे कि टेंसाइल लोड लग रहा है, सब्जेक्टेड टू फोर्स पी लिख रहा है, बस पी लिखा हुआ है, और वॉल्यूम ये पूछ रहा होगा आपको लीनियर स्ट्रेन के लिए, तो चेंज इन लेंथ भी, लेकिन उसके हिसाब से डाटा नहीं है अपने पास, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लोड पी के टर्म से दे रखा है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के हिसाब से, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस के हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए क्रीप क्या होता है, क्रीप ऑफ अ मटेरियल। देखिए क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है टाइम डिपेंडेंट, क्रीप जो है टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। डेड लोड की वजह से क्रीप आता है, कांस्टेंट लोडिंग रहेगा लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उस पर क्या होगा कि ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप कब इंक्रीज करेगा, क्रीप इंक्रीज कब करेगा, पहली बात, इंक्रीजिंग क्रीप इंक्रीज कब करता है, क्रीप बढ़ता है अगर इसमें लगा रहे आपको क्या, इसमें आपको लोड लगा रहे, लोड लोड लगा रहेगा तो भी क्रीप आएगा। लोड में कौन सा, इम्पैक्ट लोड में ज़्यादा होता है, लोड अगर रहेगा, लोड अगर बढ़ाए तो क्या होगा, क्रीप बढ़ेगा, लोड बढ़ाया क्रीप बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया क्रीप बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर टेंशन ये हो गया, स्ट्रेस बढ़ाया लोड बढ़ाया तो भी क्रीप बढ़ेगा। टाइम डिपेंडेंट लोडिंग से भी बढ़ता है, क्या बोलता है, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोडिंग हो जाएगा, क्या आंसर सही है। डिपेरेंस ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ लोड, नहीं ये नहीं है, डी एपीरियंस, डिस एपीरियंस ऑफ द डिफॉर्मेशन, ये नहीं होता है। नॉट बीइंग डक्टाइल, ये भी नहीं होता है, नॉट बीइंग ब्रेटल, ये भी नहीं होता है।
इसका आंसर हो जाएगा टू कंटिन्यू डिफॉर्मेशन अंडर द लोडिंग। ठीक है, इसके बाद होता है अगला आते हैं 158 पर। ब्रास ट्यूब हैज इनक्लोज्ड अ स्टील बार एंड दे हैव द इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 GPa और 100 GPa ऑफ स्टील एंड ब्रास। स्टील का दे रखा है और ब्रास का दे रखा है, ये ब्रास का भी दे रखा है। ये स्टील का दे रखा है कितना, 200 GPa, तो लिखिए 200 GPa, और ब्रास का दे रखा है कितना, 100 GPa, 100 GPa। Then the ratio of stress developed in the steel bar। देखिए स्ट्रेस के टर्म में अगर हम बात करें तो सिग्मा इज वही फॉर्मूला, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो कितना होगा, अगर इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है तो स्ट्रेन को सिग्मा बाय ई भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा बाय ई1 इक्वल टू सिग्मा 2 बाय ई2। मॉडुलस ऑफ द ब्रास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa इतना, देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील बार। इसका रेशियो आपसे पूछा है और E1 और E2 दे रखा है आपको, E1 और E2 दे रखा है। तो चलिए सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, यानी कि ये सिग्मा स्टील है और ये सिग्मा ब्रास है। सिग्मा स्टील बाय E1, तो सिग्मा स्टील का E1 क्या दे रखा है, 200 GPa। सिग्मा स्टील का दे रखा है 200 GPa और ई ब्रास का दे रखा है कितना, 100 GPa। तो आंसर क्या आ गया, स्टील और ब्रास का दे रखा है, ये दे रखा है स्टील और ये दे रखा है सिग्मा ब्रास का। ठीक, चाहिए हमको 200 डिवाइड बाय 100 को काटिए, ये आंसर आ गया आपका 2, इसका आंसर आ जाएगा आपको 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम, फॉर द लीनियर इलास्टिक सिस्टम, लीनियर इलास्टिक सिस्टम के लिए बोल रहा है, 1 मिनट इसका वेट मैं कम करूँ, ये ठीक है। चलिए, फॉर द लीनियर इलास्टिक सिस्टम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन वेरीज। लीनियर इलास्टिक फंक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरीज करेगा, ये आंसर बताना है आपको। तो अगर कोई एक बॉडी होगा, अगर चलिए शेप ले लेते हैं, सब शेप अच्छा है ये, इसको अगर हम शेप ले लेते हैं, अगर कोई एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, इसका लेंथ एल है, ठीक, और इसमें क्या कर रहा है कि इसमें लग रहा है आपको लोड, इसमें लग रहा है आपको लोड लगा दिया, लोड लगा दिया, तो देन द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन वेरीज। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या होगा, लीनियरली ही तो वेरी करेगा, लेंथ में करा तो लीनियरली वेरी करेगा, और लेंथ अगर वेरीज करेगा तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिकली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्यूबिकली ये भी नहीं होगा, तो लेंथ ऑफ वेरिएशन कैसे होगा, लीनियरली ही होगा। लीनियर इलास्टिक मटेरियल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन वेरीज लीनियरली होगा।